थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही प्यारा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए, भाभी जी स्टेज पर हैं। सौम्या, आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी अपनी एक लीगेसी रही है, तो उसको लग्जरी के साथ आप मर्ज करके क्या बताना चाहेंगी? जी आस्था, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ पर साहित्य और कला, आर्ट एंड लिटरेचर, माय फादर वाज इन एकेडमिक्स और मेरी जो मम्मी हैं वो आर्टिस्ट हैं। तो बचपन से जो मेरी परवरिश हुई है और जिस जगह मैं रहती थी यूनिवर्सिटी कैंपस में और आसपास हमारे कैंपस में ज्ञानपीठ अवॉर्डीज़ थे जो हिंदी साहित्य और अलग अलग लिटरेचर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के विद्वान थे, तो वहाँ जो मेरी परवरिश हुई वो मैं कहूँगी कि बहुत ही अमूल्य है। कहा जाता है कि जब आप छोटे शहर से आते हैं तो आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है और बहुत सारी चीज़ें वो नहीं मिलती हैं जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलती हैं। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मुझे मिला, जो ज्ञान, जो कल्चर, जो नॉलेज और जो संगत मुझे मिली, आई फील दैट इज़ वेरी प्रेशियस। तो आप अपनी मदर से ज़्यादा इंस्पायर रही हैं? आपने कहा शी वॉज एन आर्टिस्ट। शी इज़ एन आर्टिस्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनसे ज़्यादा रही। माँ और पिताजी दोनों का ही अपना अपना उनकी जगह है। पिताजी से मुझे उन्मुक्त ख्याल मिले। वो मतलब उन्होंने रिलीजन की भी स्टडी की है, तो वो रूढ़िवादी नहीं थे, वो बहुत उन्मुक्त ख्याल के थे। लेकिन शायद वो एक ऐसे एथीस्ट थे जिन्होंने हर रिलीजन की किताब पढ़ी हुई थी और उन्हें इतना ज्ञान था रिलीजन के बारे में। तो उनसे मैंने उन्मुख ख्याल सीखा और मेरी माँ से शायद मुझे वो एस्थेटिक्स, द लव फॉर ब्यूटी मुझे उनसे मिला। आपका दूसरा सवाल था कि व्हाट इज़ लग्जरी फॉर मी। आई विल से कि लग्जरी फॉर मी, लग्जरी जैसा कि कई लोगों ने कहा कि लग्जरी का मायना सब लोगों के लिए अलग अलग है। फॉर मी लग्जरी इज़ पावर टू चूज़। मैं एकेडमिक और आर्ट और लिटरेचर के बैकग्राउंड से आई, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो मुझे स्वतंत्रता मिली ये चूज़ करने की कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाऊं, दैट इज़ लग्जरी। इस इंडस्ट्री में आकर जहां मैं अपने आप को आउटसाइडर कहूँगी, जहां मेरे पास कोई भी फिल्मी सरनेम नहीं है और किसी भी खान का हाथ मेरे सर पे नहीं है, द पावर टू वर्क विथ डिग्निटी, टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वॉन्ट टू डू इज़ लग्जरी। इस ग्लैमर की इंडस्ट्री में होने के बावजूद, मैं ग्लैमरस होने के बावजूद एक बहुत ही साधारण वाइफ और बहुत ही नॉर्मल माँ हूँ। ये मेरे लिए लग्जरी है, द पावर टू चूज़। बहुत सुंदर। सौम्या, आपका ब्रॉटअप एक ऐसे माहौल में हुआ जहाँ हाई वैल्यूज़ के साथ साथ मॉडर्निटी, लग्जरी भी थी, तो आपने इस माहौल में कैसे ग्रूम किया? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत अपने आप को, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि बचपन से ही, मैं जब 12 साल की थी तब तक मैंने पूरा का पूरा चिल्ड्रंस शेक्सपियर पढ़ लिया था। मेरे घर में गुड एट स्टडीज। आई वॉज नाइस। 12,500 किताबों की लाइब्रेरी थी मेरे घर में। घर में 100 कैनवस थे, एक पूरा रूम था जो सिर्फ रंगों से बिखरा हुआ होता था। तो मेरी परवरिश ही फिलोसफर्स, बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों के थॉट्स, और जो साथ में शाम को हमारे घर में महफिल हुआ करती थी जहाँ पर नरेश मेहता जी, मन्नू भंडारी जी जैसे, शिवमंगल सिंह सुमन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आकर डिस्कशंस किया करती थीं और अपनी अपनी कविताएं और जो लिखा करते थे वो सुनाते थे। तो फिर आप पर भी इम्पैक्ट ज़रूर रहा होगा जी, तो कविताओं को लिखने का, पढ़ने का। बिल्कुल, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो दरअसल मेरे पिताजी कहा करते थे कि राइटिंग इज़ अ ट्रू कॉलिंग इन योर लाइफ। आई वॉज एक्चुअली अ पोएट एज अ चाइल्ड। और जब 16 साल की मैं थी तब
क्योंकि मैं अलग अलग रेडियो स्टेशंस में जाकर अपनी कविताएं सुनाया करती थी। तो आज एक कविता यहाँ भी सुनानी होगी सौम्या जी, बिल्कुल। नहीं, आज अब मेरी जो कविताएं हैं बड़ी थोड़ी संजीदा और संगीन है, और वो टिपिकल कविताएं नहीं है, उसके लिए कोई और सेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे उसकी वजह से जो मेरी जो परवरिश हुई, और चूँकि मैं बचपन से लिखा करती थी, तो एक प्रकाशक थे जिन्होंने कहा कि हम आपकी कविताएं हैं उनको एक संकलन, मतलब हम आपको छापना चाहते हैं। तो 16 इयर्स की उम्र में मेरा पहली कविताओं की किताब छपी थी, मेरी भावनाएं, जो एक नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं अब इतना नहीं लिख रही हूँ, लेकिन और पहली चीज कभी भूलते नहीं। पहली कविता कौन सी थी? उसकी 4 लाइनें तो सुनानी होंगी सौम्या जी। आप यकीन नहीं करेंगे कि पहली कविता जो थी वो मैंने 6 साल की उम्र में लिखा था, जब मैं पूरी अच्छी तरह से लिख भी नहीं पाती थी। और वाकया ये था कि हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा करते थे। हमारा एक आउट हाउस था जहाँ पर हमारे सर्वेंट्स रहते थे, और वो मेरे से बहुत क्लोज थे, क्योंकि वो उनके साथ जाकर उनकी बकरियों के साथ खेलती थी, और वही मैं उनके साथ बहुत खेला करती थी। और बगल में हमारे पड़ोस में मेरे बहुत ही फेवरेट भैया थे, उनका नाम था धन्नू भैया, उनकी शादी थी। तो वो मेरे फेवरेट भैया थे, और वो जो आउट हाउस में जो मेरे साथ रहते थे वो मेरे लिए बहुत, दे वर लाइक सेकेंड टू माई पेरेंट्स। तो जिस दिन धन्नू भैया की शादी थी, जिसके लिए मैंने महीनों से तैयारी की थी, उसी दिन मेरे सर्वेंट की डेथ हो गई। तो जब उनका जनाजा निकल रहा था, तो उसी वक्त भैया की बारात आ रही थी। तो मैं इतनी परेशान थी कि मैं क्या करूं, खुशी और दुख, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी फॉर अ 6-year-old चाइल्ड। और मैंने अपने माँ से कहा कि एक तरफ शादी हो रही है, हंसना गाना चल रहा है, एक तरफ, देखिए मैं भूल भी गई हूँ, कुछ लिखा था आपने? जी, मैंने लिखा था कि एक तरफ शादी हो रही है, हंसना गाना चल रहा है, और एक तरफ जनाजा है जहाँ दुख है, और मैं बीच में खड़ी सोच रही हूँ ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है। तो शायद दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट वेयर आई रियलाइज दैट दिस इज़ लाइफ, वेयर यू हैव हैप्पीनेस एंड यू हैव सैडनेस, एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सौम्या, आप गोरी मेम बनकर घर घर तक पहुंच गई। मिलियंस ऑफ फैंस यू हैव, गोरी मेम के तौर पर जानते हैं। लेकिन हमें पता चला आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे कि पहली बार जब आपने स्टेज पर जाने से मना किया तो आपको आपकी मम्मी से डांट पड़ी थी। वो क्या किस्सा था? मैं बहुत ही शाय थी, और मेरी माँ ने मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए मदर मेरी बनाया था, और वो मेरा पहला स्टेज पे मुझे जाना था। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं गई ही नहीं, बहुत धक्का मारा गया, लेकिन मैं गई ही नहीं। और जब स्टेज से उठकर मेरी माँ ने धक्का मार के जब मुझे स्टेज पे भेजा, तो मैंने रोते रोते कहा कि आई एम नॉट मदर मेरी, आई एम सौम्या टंडन। और पीछे जाकर एक चाटा भी पड़ा। लेकिन उस चाटे ने मेरा स्टेज का भय निकाल दिया, और मेरे माँ बाप ने कहा कि यू हैव टू गेट ओवर स्टेज फियर। और उस दिन के बाद से आज तक ऐसा माइक मैंने पकड़ा कि ज़िंदगी में कभी माइक छोड़ा ही नहीं। हर कंपटीशन, हर एलोक्यूशन, हर 26 जनवरी और हर 15 अगस्त को मेरे हाथ में माइक था, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स आई ओवरकेम दैट फियर। सौम्या, लाइफ में लग्जरी और एस्पिरेशन के साथ साथ हेरिटेज को बनाए रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है, और आज इस पर हमने बहुत से डिस्कशंस किए हैं, सबने अपनी राय रखी है। आप इसे कैसे समझाना चाहेंगी? हेरिटेज को बचाना जी, लग्जरी है, हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चॉइसेस है, लोग ट्रेंडी लाइफस्टाइल्स में जा रहे हैं, पर हेरिटेज भी संभालना है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहूँगी, और मैं महसूस करती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो NRIs हैं, मेरी बहुत सारी फैमिली है जो अलग अलग देशों में रहती हैं, और बड़ी ही कोशिश करते हैं कि वो उनमें घुल मिल जाएं, उन्हीं के एक्सेंट में बात करना, उन्हीं की तरह घुल मिल जाना। और मुझे तकलीफ़ होती है और दुख होता है ये देखकर कि उनकी कोई पहचान ही नहीं है। जहाँ आप वेस्ट से या अलग अलग कल्चर से अच्छी चीज़ ले रहे हैं, बहुत खूबसूरती की बात है, लेकिन अगर आप अपनी पहचान, अपना कल्चर, जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है, जो आपको दुनिया में सबसे अलग करती है, जो पहचान देती है, अगर आप उस पर गर्व ना करें, फ़क्र ना करें, तो फिर आपकी कोई पहचान ही नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर बात आपने कही। आपने फिल्मों में भी काम किया है, जब वी मेट में रूप का किरदार, वो आपको कैसे मिला था?
वो बहुत छोटा सा किरदार था दरअसल। अगर अब मैं लेकिन असर छोड़ गया, सब याद रखते हैं। अगर आप सच पूछें तो मुझे वो शायद रोल अभी ऑफर होता तो शायद मैं करती भी ना, लेकिन क्योंकि उस समय मैं कॉलेज से ही निकली थी और दरअसल मैं इम्तियाज़ अली जो डायरेक्टर हैं वो मुझसे मिले थे उस वक्त जब वो रॉकस्टार के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उस वक्त रॉकस्टार उनकी UTV के साथ बनने वाली थी विद जॉन इब्राहिम एज द लीड, और वो एक नई लड़की की तलाश में थे जो कश्मीरी लग सके। तो इस सिलसिले में वो मुझसे UTV की टीम के साथ मिले थे। वो तो फिल्म फिजल आउट हो गई, फिर उन्होंने मुझे याद किया इस रोल के लिए और मैंने उनसे कहा भी कि ये बहुत छोटा रोल है, लेकिन उन्होंने कहा कि और वो इतने उनकी खुद की पर्सनालिटी इतनी अच्छी और वो स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी, तो मैंने उसको ऐसे ही बिकॉज आई लाइक्ड हिम सो मच एंड द स्क्रिप्ट वाज सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट सेड यस। हमने सुना है कि जो पोएट्स होते हैं, लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, वो गुनगुनाने भी लग जाते हैं और कोई कोई तो बहुत अच्छा गाते भी हैं। आप भी जरूर गुनगुनाती होंगी। नहीं, ये बिल्कुल मुझे कुछ सुनाइए सौम्या जी। मुझे दरअसल जेन्युइनली गाना नहीं आता है, मैंने कभी सीखा भी नहीं है गाना। आप सच फिर भी अपनी किसी जर्नी पर, किसी सिचुएशन पर कुछ भी आपको याद आए, 2 लाइन। एक ही गाना है जो मैंने बचपन से हर पार्टी में गाया है और जो भी लोग देख रहे होंगे स्पेशली मेरे घर वाले वो इतने बोर हो चुके हैं इस गाने से, वो कहते हैं ये मत नहीं, लेकिन ऑडियंस बोर नहीं होगी, ऑडियंस बोर नहीं होगी। मैं 2 ही लाइन गाऊंगी और मुझे सच में गाना नहीं आता इतना। बहुत पुराना गाना है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। जोरदार तालियां। कोई आपको सुन के नहीं कहेगा कि आप अच्छा नहीं गाती हैं। ये डिस्क्लेमर इस पर क्रॉस लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं सौम्या जी। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगता है कि ये किरदार करना चाहिए था, पुरानी आजकल की कोई भी फिल्म आपको लगता है, कोई किरदार पसंद आता है कि ये रोल मुझे करना चाहिए था या मैं करना चाहती हूँ ऐसा रोल? बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रेखा का किरदार खूबसूरत में, इनफैक्ट करीना का किरदार जब वी मेट में, जया भादुड़ी का किरदार मिली में, बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर लड़की सिर्फ ग्लैमरस, खूबसूरत या हॉट ना हो, लेकिन उसकी एक रियल पर्सनालिटी हो, उन्मुक्त हो, खुश हो और फ्री हो। सो आई वुड लव टू प्ले सो मेनी कैरेक्टर्स। आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किया है, अफगान सीरियल खुशी का आप हिस्सा बनी जी। इससे जुड़कर क्या एक्सपीरियंस आपको रहे और आगे भी क्या आप कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? आपके फैंस को आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैंने अफ़गानिस्तान में रहकर शूट किया था। वो मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जाना पहले अपनी आप में एक बहुत सोचकर ही बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं किस जज्बे में हाँ बोल दिया था। उस वक्त हालात भी कुछ, खैर अब तो बहुत ही ख़राब हैं, पहले तो फिर भी अच्छा था। और इतना मुझे अच्छा लगा वहाँ जाकर। वहाँ के लोग इतना प्यार देते हैं और स्पेशली इंडिया को इतना पसंद करते हैं और इंडियंस के लिए उनके दिल में इतना प्यार है। दे रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉच इंडियन फिल्म्स। उनको खुदा गवाह फिल्म की वो बहुत बात करते हैं। उसकी शूटिंग भी अफगानिस्तान में जी, उसकी शूटिंग भी हुई थी। और आप यकीन नहीं करेंगी, जहाँ मैं जाती थी तो कहीं भी मुझे वो अगर ड्राइवर भी होकर मुझे बाहर कुछ, अब किसी के लिए केक खरीदना था, किसी की बर्थडे थी, तो वो ड्राइवर मेरे लिए पे करेगा और वो पैसे मुझसे नहीं लेगा। इतना उनको गर्व है। अब कहीं मैं दुकान पे चली जाऊंगी और मैं कह दूंगी कि मैं इंडिया से हूँ, तो वो पैसे नहीं मुझसे लेना चाहेंगे। तो बहुत तकलीफ़ होती है देखकर जिस दौर से अफ़गानिस्तान गुज़र रहा है। और मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और आई रियली विश एंड प्रे कि दे सी गुड टाइम्स। आपको एक्टिंग विरासत में मिली है, या कह लीजिए कला विरासत में मिली, अब इस लीगेसी को कैसे बढ़ा रही हैं आप आगे? नहीं, एक्टिंग तो मेरे तो ख़ानदान में किसी का दूर दूर तक एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि आई
would like to work in this industry with dignity, and I hope I get the opportunity and chance to do good projects. That is what I actually aim to do. सौम्या, लग्जरी, ग्लैमर और स्टार पावर के मुद्दे पर लोग आपको देखते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, लग्जरी का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? मैंने जैसे पहले भी एक सेशन में कहा था कि जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है वैसे वैसे लोकल एग्जॉटिक है। आप कभी किसी और देश में जाते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप सपोज़ मोरक्को गए या फिर आप ग्रीस गए, टर्की गए, आप उनका कल्चर, उनका खाना, उनकी पोशाक, उनकी जो कल्चर है उसको देखना चाहते हैं। यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि आजकल तो सभी ब्रांड सब कुछ आपको हर देश में मिलता है, मॉल्स में मिलता है। तो वो मॉल कल्चर इज़ बोरिंग। व्हाट इज़ ब्यूटिफुल इज़ द लोकल कल्चर, और दैट आई फील इज़ लग्जरी। आई फील योर ओन ऑथेंटिक लोकल कल्चर इज़ लग्जरी। आपके फैंस जानने के लिए बेताब हैं कि अब कौन से प्रोजेक्ट्स में वो आपको देख पाएंगे? एक प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, जिसकी शूट हम अप्रैल में शुरू करेंगे। वो एक प्रोजेक्ट है, दैट इज़ एक्चुअली समथिंग विच आई हैव साइंड एंड आई नो आई एम गोइंग टू बी शूटिंग। बाकी जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे आई एम श्योर आई विल से इट इन द मीडिया। सौम्या, आपको देखकर कोई भी कहेगा, सब जानते हैं आप खुद एक फिटनेस आइकन भी हैं, लेकिन हर फिटनेस आइकन की भी कोई इंस्पिरेशन होती है, उसका भी कोई फिटनेस आइकन होता है। आपके लिए वो शख्स कौन है? मेरे ख्याल से मेरी फिटनेस आइकन मेरी माँ है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट फिगर हैं, और इसीलिए नहीं कि वो जो हमारी डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट बॉडी और ब्यूटी होती है वो है। वो इसीलिए क्योंकि पिछले 25 सालों से वो रोज़ सुबह 5:30 बजे उठकर 2.5 घंटा योगा और मेडिटेशन करती हैं, और आप बहुत ही सात्विक खाना खाती हैं, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को सिंपल और सिंप्लिसिटी से जीती हैं। आई फील शी इज़ माई आइकन। उनकी जो डिसिप्लिन और उनकी जो सिंप्लिसिटी है दैट आई फील इज़ आइकॉनिक। पर मैं एक बात, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि आई रिप्रेजेंट फिटनेस, में ये कहना चाहूँगी कि मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी फिगर या कोई भी स्टेटिस्टिक्स बॉडी का डज़ नॉट रिप्रेजेंट फिट। हर लड़की का और हर इंसान का अपना ढांचा होता है। कोई स्लिम ढांचे का होता है, कोई मीडियम ढांचे का होता है, कोई ब्रॉड ढांचे का होता है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर बॉडी इज़ फिट एंड हेल्दी। जाते जाते आप क्या फिटनेस टिप्स देकर जाना चाहेंगी, स्पेशली उन लड़कियों को जो आजकल वेस्ट से इंस्पायर होके साइज 6, साइज 4, साइज 0 के तो अब नुकसान सब जान ही गए हैं, ये सारे नंबर्स अचीव करने की कोशिश में लगी रहती है? मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि वो खुराक अपनाएं और वो लाइफस्टाइल अपनाएं जो आपको 80 साल में भी खूबसूरती से एज करा दे, जो 5 साल के लिए आप सुंदर रखें और आपको फिर बहुत सारी कमियां हो जाएं बाद में आपकी डाइटिंग से और आपकी रिजीम से, उसे फिट या उसको ब्यूटी नहीं कहते हैं। एज ब्यूटिफुली, बी हेल्दी, दैट्स द न्यू फिट। अच्छा, जाते जाते एक बात और बता दीजिए, सौम्या टंडन इसके लिए क्या कर रही हैं? मेरी बहुत मॉडरेट लाइफस्टाइल है। मैं डेफिनेटली व्यायाम करती हूँ, बहुत सादा शाकाहारी खाना खाती हूँ, और मैंने 3 सफ़ेद चीज़ों से परहेज़ किया है, सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद दूध और मैदा। दैट्स माय मंत्रा। थैंक यू सो मच सौम्या जी हमसे बातचीत के लिए, और आई एम श्योर आपके टिप्स जो हैं वो खास तौर पर उन लड़कियों के ज़रूर काम आएंगे जो गलत तरीके से डाइटिंग करती हैं और स्लिम रहने की कोशिश करती हैं। थैंक यू सो मच सौम्या जी। थैंक यू सौम्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवाल जो आस्था ने पूछे आपने उनका जवाब दिया। एक सवाल मेरा भी जी ज़रूर। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया आप किताबों से घिरी रहती थी, बहुत पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। जब आप सिनेमा या आर्ट वर्ल्ड में गई तो क्या रिस्ट्रिक्टेड महसूस किया, क्योंकि वो दुनिया अलग है, या आपने इजीली ब्लेंड कर लिया, या कैसा पाया खुद को? वाज इट एट पार विद योर इंटेलेक्ट? आप यकीन नहीं करेंगी, मैं चाह रही थी कि मैं ये बोल दूं और आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया।
और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर हमारा ये परसेप्शन रहता है कि ग्लैमर की दुनिया में एक किस्म के लोग जाते हैं, और मैं बहुत ही अलग एक किस्म हूँ जो एकेडमिकली बहुत साउंड है या जो जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है। आई रियली वांट, और मैं ये चाहती हूँ कि हम इस इंडस्ट्री में ये सोच भी आए, ऐसे लोग भी आएँ, और ये इंडस्ट्री में हम सक्सेसफुल होकर अच्छा कंटेंट बनाएं, ताकि हमारा ये परसेप्शन ना रहे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ वो लोग आते हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, या जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, या जिनकी किसी न किसी एंटरटेनमेंट फैमिली से कोई कनेक्शन है, या जो बहुत आउटगोइंग है। हमारे जैसे सीधे साधे फैमिली के लोग भी काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, ताकि वो एलियन ना महसूस करें उस इंडस्ट्री में जिसमें तमाम तरह के लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। कुछ क्षण और बस आपको मंच पर रोकूंगी व्हाइल आई इनवाइट ऑन स्टेज Mr. Aditya Tandon, Vice President, Brand and Marketing, News 18 Network, and Mr. Pratim Thamboli, CEO, Gitanjali Medical College and Hospital. आप दोनों काइंडली मंच पर आएं और सौम्या जी को हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना भेंट करें।